16 पार्ट की स्टार्टिंग में जाओशी विशिंग के घर पे होती है। उससे पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया, वो क्या बताने वाला है। वो उसे कुछ कहना ही चाह रहा होता है कि उसके पेट से जोर से आवाज आती है। जाओशी उससे पूछती है कि क्या उसने अभी खाना नहीं खाया है, उसकी केयर टेकर कहाँ पर है। तो वो बताता है कि आज उसकी छुट्टी है और वो वैसे भी बाहर से कुछ ऑर्डर करने वाला है। तो वो कहती है कि घर पे तो सब रखा ही है, तो वो उसके लिए बना देगी। फिर विशिंग की आंख जल रही होती है क्योंकि उसने मिर्ची धोने के बाद वही हाथ अपनी आंखों पे लगा दिया था। इस बात के लिए वो उसे डांटती है और उसके आंखों में फूंक मार रही होती है। पर जो विशिंग है उसका हाथ डायरेक्टली जाओशी के कमर पे जाता है। तो जाओशी उसे हटाते हुए कहती है कि वो अपने हाथ को काबू में रखे और क्या उसे खाना खाना या नहीं। फिर जाओशी खाने में छौंक लगाती है। ये देखकर विशिंग तुरंत ही वहाँ पे पानी फेंकता है, बट जाओशी बीच में आ जाती है और कहती है कि वो क्या कर रहा है, वो उसका स्टाइल है बनाने का। और वो विशिंग को कहती है कि वो किचन से बाहर निकल जाए। जाते समय वो वापस से मुड़ता है और कहता है कि क्या जो उसके कपड़े गीले हैं वो चेंज नहीं करना चाहेगी। तो वो जोर से चिल्लाती है और बाहर निकलने के लिए कहती है। इसके बाद विशिंग जाओशी को बताता है कि मिचेंग ने कल्प्रिट को ढूंढ लिया है, जो कि स्नो के साथ पहले काम करता था। जाओशी कहती है कि आखिरकार स्नो वाले ही इस सब के पीछे है। अब वो पूछती है कि ये नील ने किया है या मिशू ने। तो जाओशी को विशिंग कहता है कि जो इंसान लोगों को मिला है कल्प्रिट जो है वो स्नो में 3 साल पहले काम करा करता था। इसका मतलब है कि जो मिशू है वो हो सकती है। जाओशी विशिंग को कहती है कि अभी तो वो वापस से अपने पुराने काम पे जा रही है, मतलब मिशू के साथ काम करेगी। तो तब उसके पास चांस होगा कि वो देखे कि असली में मिशू ये सब के पीछे है या नहीं। विशिंग उसे कहता है कि मगर वो सावधान रहे और जब भी ऐसा लगे कि वो डेंजर में है तो सबसे पहले उसे बताए। जाओशी उसे कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। और वो देखती है तो बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ये देखते हुए वो विशिंग को कहती है कि अगर इतनी जोर से बारिश होगी तो लग रहा है कि उसे ही घर पे छोड़ना पड़ेगा। तो विशिंग बाहर देखता है और कहता है कि बिजली भी कड़क रही है और जाओशी को कहता है कि क्यों ना वो आज रात यहीं पर रुक जाए। जाओशी उसे देख रही होती है। विशिंग उसे कहता है कि वो चाह रहा है कि वो उसके साथ और देर तक रहे। तो वो कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट में फिर जाओशी से कह रही होती है कि उसका जो ब्रेकअप है विशिंग के साथ वो तो उसे एक जोक लग रहा है, क्योंकि कल ही उन लोगों ने ब्रेकअप करा है, झगड़ा कर रहे थे और आज एक ही घर में है, एक कमरे में रुकने वाले हैं। तो जाओशी कहती है कि वो लोग एक कमरे में नहीं अलग अलग कमरे में हैं। फिर कहती है कि एक ही बात है। और वो सोच के देखे कि जो विशिंग है उसके पास इतनी सारी कार्स है तो वो किसी भी ड्राइवर के साथ उसे भेज सकता था, और या तो जो वैन है उसे ही भेज सकता था, बट वो उसे वहाँ पे रुकने के लिए कहा है। और वो उसे एक एडवाइस दे रही है कि अगर वो विशिंग को अभी भी पसंद करती है तो बस फ्लो के साथ जाए। उसी वक्त फेफे को विशिंग की आवाज आती है कि जो कि जाओशी पूछ रहा था कि क्या वो अंदर आ सकता है, और फेफे उसे कहती है कि वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी और कॉल कट करती है। वही विशिंग जाओशी से कहता है कि वो एक मूवी उसने निकाली है, क्या वो उसके साथ देखेगी। और फिर वो लोग मूवी देख रहे होते हैं। जाओशी विशिंग को देखती है और सोचती है कि जो फेफे है वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, वो कुछ ऐसा करने की नहीं सोच रहा होगा। और उसी के साथ देखती है तो विशिंग को ठंड लग रही होती है। वो उसे ब्लैंकेट लेने के लिए कहती है। जाओशी को वो कहता है कि उसे अभी भी ठंड लग रही है। जाओशी चेक करती है, कहती है कि क्या उसे बुखार तो नहीं, और कहती है कि वो उसे एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लाएगी। तभी वो कहता है कि उसे ब्लैंकेट लेने की जरूरत नहीं है, वो बस उसके पास ऐसे ही बैठे रहे, उसे ठंड नहीं लगेगी। जाओशी 2 सेकंड वैसे ही रहती है तो वो स्माइल करता है, बट जाओशी तुरंत ही उसके कान मरोड़ते हुए कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि वो कुछ भी फनी करने की ना सोचे। नेक्स्ट मोमेंट में विशिंग अपने कान को लेकर एक कोने में पड़ा होता है और कहता है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और जाओशी को कहता है कि वो उसके लिए उसके ऊपर फूके। तो जाओशी उसके कान पे फूंक मार रही होती है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड देन हम लोगों को एक किस वाला सीन देखने मिलता है। इसके बाद देखते हैं मिशू को, जहाँ पर जाओशी को कहती है कि वो घर पे जाए और जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि आज रात वो उसे पार्टी में लेके जाने वाली है, बट थोड़ा सावधान रहे कि वहाँ पर वो घटिया इंसान भी रहेगा। जाओशी सोचती है कि वो किस घटिया इंसान की बात कर रही है। फिर देखते हैं फेफे को, जहाँ पर वो क्यूजिंग के घर पे पड़ी होती है और क्यूजिंग उसे कह रही होती है कि अगर वो नील को पसंद नहीं करती है तो वो उसे मना कर सकती है कि वो पार्टी में नहीं जाएगी उसके साथ। तो फेफे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका जो टीवी सीरीज है उसका इन्वेस्टर है, वो किसी को भी परेशान कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है, बट उसे नहीं। मगर वो उस पार्टी में भी नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो उसके घर पे छुप के बैठी है। क्यूजिंग कहती है कि ठीक है वो रुके, और वो अभी उसके लिए सूप बना के लाती है। फेफे उसके सूप को देखती है और कहती है कि क्या ये सब खाने लायक है कि नहीं। क्यूजिंग उसे बता रही होती है कि उसने क्या क्या डाल के कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया है, बट पीछे ही मिचेंग फेफे को इशारा कर रहा होता है कि वो ना खाए, और फेफे भी खूब सारा बहाना बनाती है कि वो नहीं खाएगी। और लास्ट में नील उसे बचा लेता है क्योंकि उसका फ़ोन आता है, और नील उसे कहता है कि वो तो उसका इंतज़ार कर रहा है उसके घर पे, क्या वो उसके साथ पार्टी में नहीं जा रही। फेफे क्यूजिंग और उसके जहरीले खाने को देखती है और नील को कहती है कि हाँ वो उसके साथ ज़रूर जाएगी।
नेक्स्ट सीन में जाओशी और फेफे एक दूसरे को पार्टी में देख के हैरान होते हैं और पूछते हैं कि वो लोग किसके साथ आए हैं। जाओशी बताती है कि वो भी शू के साथ आई है और क्या वो यहाँ पर शू नहीं मतलब निंग के साथ आई है। फेफे कहती है कि नहीं वो तो नील के साथ आई है, क्या वो भी स्नो से कुछ रिलेटेड है। जाओशी फेफे को बताती है कि नील स्नो का मेंबर ही नहीं बल्कि जो मिस शू है उसका छोटा भाई भी है, इसका मतलब है कि वो स्नो का एक वारिस है। ये सुनते ही फेफे कहती है कि उसे अभी नील से बात करनी होगी। अब वो जाती है, फेफे के पीछे जाओशी भी जाती है बट फेफे उसे नहीं दिखती है और तभी उसे मैसेज आता है विशिंग का कि वो ऊपर देखे। जाओशी विशिंग से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो बताता है कि स्नो कंपनी यहाँ पर अभी अपना दबदबा बनाना चाहती है और उस लोगों का सबसे बड़ा जो राइवल है वो यमुना कंपनी है, तो इसलिए उसे इन्वाइट किया गया है थोड़ा शो ऑफ करने के लिए। जाओशी कहती है कि और उसने आने के लिए हाँ भी कह दिया। विशिंग कहता है कि वो वहाँ पर है तो वो इनकार कैसे करता। दूसरी तरफ फेफे नील से बात करना चाहती है तो नील से जो लोग बात कर रहे थे वो लोग उससे पूछते हैं कि फेफे कौन है और खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि देख के लग रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। तभी वो लोगों का भरम तोड़ते हुए बताती है कि वो नील की गर्लफ्रेंड नहीं है और नील को कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहेगी और नील से कहती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि वो स्नो कंपनी के साथ में है। नील कहता है कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि क्या उसे नहीं मालूम कि वो उस मिस शू को कितना नफरत करती है। नील उससे पूछता है कि क्यों, तो वो कहती है कि वो पर्सनल रीजन है और फिर तभी वहाँ पे वो बाकी के सारे लोग आते हैं और फेफे को कहते हैं कि उन लोगों को साथ में सभी के सामने अच्छे से रहना चाहिए, भले ही वो लोग कमरे में कितना भी लड़े झगड़े। तभी नील फेफे के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो सिर्फ भावुक हो गई है। तभी आवाज आती है निंग की। अब वो कहता है कि वो उसके कंधे पे से हाथ हटाए और फेफे को उससे दूर करता है और वार्निंग देता है नील को कि वो कह रहा है कि वो फेफे से दूर रहे। नील कहता है कि वो कौन होता है फेफे के लिए ये कहने वाला, तो निंग बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और जब निंग फेफे को लेके जा रहा होता है तो मिस शू फेफे को ताना मारते हुए कहती है कि उसे मालूम है कि दो लड़कों को एक साथ कैसे भिड़ाते हैं और कैसे अपने इशारों पे नचाते हैं। फेफे मिस शू को जवाब देने जा रही होती है। निंग उसे रोकता है और मिस शू को कहता है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले क्योंकि आज से अभी से फेफे के इशारे पे जो नाचेगा वो सिर्फ वो होगा। इसके बाद जाओशी विशिंग को कह रही होती है कि उसे भी यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो जो मिस शू है वो शक करने लगेगी कि वो इतनी देर तक कहाँ है। और फिर वो कहती है कि वैसे भी फेफे भी तो है कि उसे भी तो संभालना है। विशिंग कहता है कि पहले मिस शू फिर फेफे, वो उसके बारे में कब सोचेगी। और तभी वो देखती है तो मिस शू और नील वहाँ आ रहे होते हैं तो वो अपना नाटक चालू कर देती है कि वो उसे जाने दे, वो उसके पास वापस नहीं आना चाहती। विशिंग कंफ्यूज होता है और वो उसे आंख मारती है तो वो समझता है, अब वो भी अपनी नौटंकी चालू करता है। तभी मिस शू विशिंग को कहती है कि वो जाओशी को परेशान कर रहा है, वो उन लोगों का गेस्ट है, बट हालांकि अगर ऐसे ही रहा तो उन लोगों को उसे यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। विशिंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही जा रहा है। अब वो मिस शू को थोड़ा सा गुड लक करता है बिजनेस के लिए और जाओशी को स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाता है। जाओशी मिस शू को थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए। तभी मिस शू जाओशी को कार की देती है और कहती है कि उसका गिफ्ट रखा हुआ है, क्या वो लेके आ सकती है। पर जाओशी वहाँ के स्टाफ मेंबर को वो काम करने के लिए देती है और कान लगा के दोनों भाई बहन की बात सुन रही होती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि जो आर्ट पेनल खराब हुआ है उसमें नील का हाथ है। और तभी वहाँ पे वो स्टाफ मेंबर आती है गिफ्ट देने के लिए, तो मिस शू आवाज सुन लेती है और डायरेक्ट जाके दरवाजा खोलती है। तो जाओशी थोड़ा घबराते हुए मिस शू को उसका गिफ्ट देती है। नील को मिस शू जाने के लिए कहती है और जाओशी को कहती है कि वो शांगुई कंपनी में वापस से नील के साथ काम करे क्योंकि अभी भी नील को तजुर्बा नहीं है और वो उसे कोई सुपरवाइज करने के लिए चाहिए। इसके बाद जाओशी विशिंग से मिलती है और उसे बताती है नील के बारे में और वो कहती है कि मगर उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया है। तभी विशिंग उसे बताता है कि जो जेसन वू है वो बहुत ही नामचीन है और अगर उसने यमुना कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया तो बाकी के जो सारे आर्टिस्ट है वो भी वही करेंगे, तो उसे क्या लगता है कि वो लोग कहाँ जाएंगे। तो जाओशी कहती है कि स्नो में, और फिर उसे समझ में आता है कि वो यमुना कंपनी का रेपुटेशन खराब करना चाहता था। और वो कहती है कि जो वांगकांग था उसके पास इतना पावर नहीं हो सकता था, तो क्या उसे लग रहा है कि कोई और भी होगा कंपनी में। और फिर दिखाया जाता है वेन को जो कि कंपनी में क्या मालूम क्या कर रहा था। नेक्स्ट सीन में सारे रिपोर्टर्स विशिंग से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को अभी प्रपोज करने जा रहा है मैरिज के लिए। वो लोगों को हाँ कहता है और कहता है कि उसके साथ साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर होल्डर भी बनाना चाहेगा अपनी कंपनी में, क्योंकि उसे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा काबिलियत रखती है। ये न्यूज़ जाओशी भी देखती है, हैरान होती है। उसके कलीग्स कहते हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो तो काफ़ी कूल है और अभी तो वो उसे प्रपोज करने के लिए कभी भी यहाँ पर आ सकता है। फिर जाओशी न्यूज़ देख रही होती है और देखते समय कहती है कि अगर उसे मालूम
मालूम होता कि वो ऐसा कुछ करने वाला है तो वो कभी भी उसके साथ एग्री नहीं करती। और फिर दिखाता है पिछले रात का, जहाँ पर विशिंग ने कहा था कि वो उसे अपने कंपनी में शेयर होल्डर बनाना चाहता है। अब वो मना कर रही थी, बट वो जाओशी को बताता है कि इससे मिस शू को पता लगेगा कि वो अभी भी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर उसके पास शेयर्स रहेंगे तो वो मिस शू के जो सीक्रेट्स है उसे और ज्यादा ढूंढ सकेगी। उससे वो विशिंग वहाँ आता है, उसे प्रपोज करता है। जाओशी उसे नहीं कहती है और वहाँ से जाने लगती है। रिपोर्टर उसके पीछे भागते हैं। विशिंग उस लोगों को रोकता है और कहता है कि वो जाओशी को टाइम दे। नेक्स्ट मोमेंट में जाओशी विशिंग को वॉइस कॉल कर रही होती है और कहती है कि उसने ये एग्री तो करा था, बट ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया उसके बारे में ही बात करे। तभी उसे मिस शू का कॉल आता है। अब वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिस शू को वो बता रही होती है कि जो विशिंग है वो इतना बड़ा हो गया, बट वो प्यार के मामले में अभी भी काफी बचकानी हरकतें करता है। वो उसे प्रपोज कर रहा है, शेयर होल्डर बनने बोल रहा है, वो नहीं करेगी। तो मिस शू से कहती है कि वो प्रपोजल को मना कर रही है वो ठीक है, पर शेयर को मना करना वो उसे ठीक नहीं लग रहा है। जाओशी मिस शू को कहती है कि अगर उसने शेयर्स को एक्सेप्ट करा तो उसे यमुना में जाना होगा और स्नो कंपनी छोड़नी पड़ेगी। क्या वो चाह रही है कि वो यमुना में जाए? मिस शू कहती है कि इसीलिए तो वो एक कंडीशन रख रही है, जैसे उसे शेयर्स मिलेंगे उसके 10% वो उसे ट्रांसफ़र कर दे और वो उसके बदले स्नो कंपनी की 10% शेयर उसे ट्रांसफ़र करके देगी, जिससे वो दोनों कंपनी में पार्ट ले सकती है, दोनों में शेयर होल्डर बन सकती है और इससे दोनों कंपनी के जो रिलेशन है वो भी गहरे होंगे। विशु को वो पूछती है कि क्या वो विशिंग के साथ काम करना चाहेगी। मिस शू से कहती है कि यमुना कंपनी के साथ अभी काम करना उसे सबसे ठीक लग रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी चाइना में अभी नहीं है। हालांकि उसे मालूम है कि विशिंग के साथ काम करना इतना आसान नहीं है, बट अगर जाओशी उन लोगों के बीच में होगी तो वो थोड़ा सा इजी हो सकता है। जाओशी कहती है कि उसके और विशिंग की रिलेशनशिप के बारे में तो उसे मालूम ही है, और क्या उसे नहीं लग रहा है कि वो लोग दोनों साथ में आके उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मिस शू कहती है कि उसे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो जाओशी है वो किसी के सामने भी हारना पसंद नहीं करेगी, वो उसमें अपनी परछाई देखती है। जाओशी उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसके ऊपर भरोसा दिखाया है, और फिर वो सोचती है कि जो विशिंग है वो सही था, ये जो मिस शू है वो काफ़ी चालाक है।